गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अद्य संरचना वाला पार्ट शुरू किया था। कुछ टॉपिक हमने कवर अप कर लिया, कुछ टॉपिक बचा हुआ है हमारा। चलिए देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सुदर्शन सेतु। ठीक है, सुदर्शन सेतु। तो देखिए ये बेसिकली ये जो सेतु बनाया गया, देखिए कहाँ पर, याद रखें, गुजरात के द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को ओखा से जोड़ने वाले अरब सागर पर देश के कितना 2.32 किलोमीटर लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वारकाधीश मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। और पहले क्या होता था कि लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए नाव का ही एक साधन था, लोग नाव के थ्रू ही वहाँ तक जाते थे। तो अब भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये एक सुविधाजनक बात हो गई, इस सेतु के थ्रू अब वो वहाँ पर जा सकेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये है कहाँ पर, तो गुजरात के द्वारका जिले में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 2.32 किलोमीटर लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन पुल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, अब देखिए, और इसमें कुछ अद्वितीय डिज़ाइन भी है। तो देखिए क्या है अद्वितीय डिज़ाइन। इसके दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सजा हुआ 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक भक्तिमय वाला फीलिंग इस सेतु से ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर वो उस मंदिर तक जाने का जो रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि 979 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है। बेट द्वारका भी आपने देखा पहले पॉइंट में, वो कहाँ, ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है। ठीक है, जो कि द्वारका शहर से लगभग कितनी दूरी पर है, 30 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, और यहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण का, कौन सा, द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। ठीक है, और पहले इस मंदिर तक केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता था, मैंने बोला अभी। और इस पुल के निर्माण से अब क्या हो गया, श्रद्धालुओं के लिए वहां पर बहुत बड़ी सुविधा हो गई कि अब वो उस पुल के माध्यम से कहाँ जा सकेंगे, द्वारकाधीश मंदिर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हम। अगला पॉइंट है, टॉपिक है नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो। ठीक है, तो याद रखेंगे, शब्द यहाँ पहला देख रहे हैं तो आप एकदम अवेयर हो जाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बता दें कि कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि पहली मेट्रो कहाँ पर, नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें भारत में यह पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है। याद रखेंगे, भारत का ये पहला अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है जिसमें हुगली नदी तल के नीचे अप व डाउन लाइन के लिए 2 सुरंगें तैयार की गई है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है इसके बारे में। और पानी के नीचे बनी 520 मीटर लंबी इन सुरंगों में मेट्रो दौड़ेगी। ठीक है, तो पानी के नीचे क्या एक सुरंग बनाया गया, कितना, तो 520 मीटर का सुरंग होगा जिसमें मेट्रो दौड़ेगी, जिसका अब लोग आनंद उठा सकेंगे। और यह 4.8 किलोमीटर लंबी हावड़ा मैदान स्प्लेनेड भूमिगत मेट्रो खंड का हिस्सा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको बेसिकली याद रखना कि पहला ऐसा मेट्रो जो पानी नदी के नीचे दौड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आ गया हमारा। अगला टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, रेल मंत्रालय ने पुनर्विकास के लिए उडुपी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर रेल मंत्रालय द्वारा ये पहल है और इन्होंने पुनर्विकास के लिए कहाँ पर, उडुपी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में क्या कर दिया है, शामिल कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए मतलब 1275 स्टेशनों को इस योजना के तहत क्या किया गया, कवर करने की घोषणा की गई। और प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशनों के विकास और पुनर्विकास, ठीक है, तो जो भी इतने रेलवे स्टेशनों को जो चुना गया है, एक मिनट में थोड़ा इरेज कर दो इसको, यहाँ पर जो इन रेलवे स्टेशनों को चुना गया यानी 1275, उनके विकास और उनके पुनर्विकास के लिए यहाँ पर क्या किया गया, उनको इस अमृत भारत स्टेशन योजना में क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, और इस योजना में पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान बनाना और उसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना क्या है, शामिल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हम। अगला है कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना। तो देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के
कावरत्ती में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल सहित कई क्षेत्रों को कवर करने वाली 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की है। कहाँ पर? तो लक्षद्वीप के कावरत्ती पर। ठीक है, और इस परियोजना के माध्यम से बता दें कि स्वतंत्रता के पश्चात ये पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सेकंड पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस परियोजना और यह परियोजना लक्षद्वीप द्वीप में इंटरनेट स्पीड में वृद्धि, जिससे तेज और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग, डिजिटल साक्षरता आदि इसमें सुविधाएं प्रदान की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो बेसिकली सेकंड वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे ये वाला। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप इसको भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी 2022 को देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। याद रखेंगे, पहला बालिका सैन्य विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, और इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों या निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किए गए हैं। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, और जिसमें से 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय। ठीक है, देखिए अगला देखिए, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज आइकन ऑफ द सीज। ठीक है, तो ये देख लीजिए, एक झलक यहाँ हम लोग देख लेते हैं। उद्घाटन 27 जनवरी 2024। ठीक है, उतना इसको नहीं रटना है। उद्घाटन स्थल मियामी बंदरगाह फ्लोरिडा। निर्माता रॉयल कैरिबियन। नामकरण लियोनल मेसी द्वारा। लंबाई 1200 फीट, ऊंचाई 20 मंजिल। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रूज है आइकन ऑफ द सीज जो है उसके बारे में ये दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अटल सेतु। अटल सेतु देखिए क्या है, यहाँ पर जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL का किया। ठीक है, और जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक यानी अटल सेतु नावा शेवा सी लिंक के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अटल सेतु जो है वो भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। तो देखिए ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? भारत का सबसे लंबा पुल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह पुल कितना? लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। ठीक है, तो ये 6 लेन वाला ये पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग कितनी है? 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। ठीक है, और देखिए इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर रखा गया है। और यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यह पुल मुंबई के कहाँ से? सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नावा शेवा पर समाप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें बता दें कि इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA, जो कुल परियोजना लागत का कितना 80% हिस्सा क्या करेगी? कवर करती है, और जबकि शेष जो है वो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया गया है। मतलब 20% में राज्य और केंद्र सरकार के बीच है साझा किया गया है वित्त पोषित जो भी होगा, और बाकी जो 80% है वो JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें बता दें कि इससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल था। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे, और यह 9.15 किलोमीटर लंबी नदी पुल है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है गोइंदवाल थर्मल प्लांट। ठीक है, गोइंदवाल थर्मल प्लांट। देखिए हाल ही में पंजाब सरकार ने गोइंदवाल साहब स्थित 540 मेगावाट के GVK कंपनी के थर्मल प्लांट को खरीद लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थर्मल प्लांट को खरीद लिया गया है, किसके द्वारा? पंजाब सरकार ने। ठीक है, और अब इसका नाम क्या हो गया? गुरु अमरदास थर्मल प्लांट हो गया। ठीक है, तो जो गोइंदवाल थर्मल प्लांट था उसी को अब क्या कर दिया गया? गुरु अमरदास थर्मल प्लांट। ठीक है,
और यह बिजली संयंत्र पहले निजी कंपनी जीवीके पावर के स्वामित्व में था, जिसे 1080 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, और यह तरन तारण के गोविंदवाल साहब में 1100 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका संजौली ढल्ली सुरंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में नवनिर्मित संजौली ढल्ली सुरंग का क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, नवनिर्मित है, याद रखेंगे। ठीक है, और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली और ढली को जोड़ेगी। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, संजौली ढल्ली सुरंग नाम ही है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है, तो शिमला के संजौली और ढली को ये क्या करेगी, जोड़ेगी। क्लियर है। और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 154.22 मीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण कितना, इतने करोड़ की लागत से किया गया। चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और सुरंग में शिमला के जातर जुलूस विषय पर चित्रकारी भी की गई, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वो जो सुरंग है शिमला का, उसमें किस विषय पर चित्रकारी की गई है, तो जातर जुलूस के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। और अगला है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन, बाराकूडा। देखिए यहाँ पर दिसंबर 2023 में पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को अलापुझा में नवगाथी पनावली यार्ड में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे बाराकूडा। ठीक है, और इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और नेवाल्ट द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। और इसकी गति कितनी, तो 15 समुद्री मील है तथा एक बार चार्ज करने पर ये 7 घंटे तक चलती है। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो स्टेटमेंट वाइज करके आपको सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, आगे देखिए हम। अगला है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर। ठीक है, यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे कहाँ पे, यूपी के सहारनपुर में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पहला टेलीकॉम सेंटर, उसके निर्माण की मंजूरी मिल गई है। और विदित हो कि देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के निर्माण की नींव 5 दिसंबर 2023 को रखी गई। चलिए इसको आपको नहीं रटना है। और यहाँ पर 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये वाला जो ये दोनों ये सेकंड पैराग्राफ का जो लास्ट 2 लाइन है वो ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि 5G को क्या किया जाएगा, AI से जोड़ा जाएगा। और दूसरा क्या काम होगा कि 6G पर क्या होगा, अब रिसर्च किया जाएगा। क्लियर है। और टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। ठीक है, तो लागत नहीं याद रखेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि इसको IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड राज्य पहले से IIT रुड़की सहारनपुर जिले का यहाँ पर हिस्सा था। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गांजरी गांव में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर, वाराणसी के गांजरी गांव में। ठीक है, गांव भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब इतना डिटेल में बताया जाता है आपको करंट में, तो आपका भी काम है, आपका कर्तव्य है कि आप भी डिटेल में चीज़ों को याद रखें। ठीक है, और इसमें क्या है, देखिए 30 एकड़ में फैली इस आधुनिक खेल सुविधा का उद्देश्य क्या है, खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा क्या करना है, एक प्रदान करना। ठीक है, और इसके अलावा देखिए वास्तुकला प्रेरणा इसमें कहाँ से, तो देखिए स्टेडियम का वास्तुशिल्प डिजाइन जो है भगवान शिव से प्रेरणा लेगा। ठीक है, और इसमें विशिष्ट तत्व शामिल होंगे जिसमें त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स, चूंकि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और अर्धचंद्राकार छत के कवर, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, और सामने के भाग पर बिलीव पत्र के आकार की धातु की चादरें शामिल होगी। ठीक है, तो खैर तो ये आपको ध्यान रखना, पहला वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। वास्तुकला का प्रेरणा, ये सब जो मुख्यतः प्रेरणा है वो भगवान शिव से यहाँ पर लिया गया। ठीक है, आगे देखें हम।
इसमें लागत और निवेश बताया जा रहा है, ये आपसे नहीं पूछेगा। बस हम लोग देख लेते हैं कि यूपी ने भूमि अधिग्रहण के लिए कितने 121 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको बीसीसीआई कहते हैं, इस स्टेडियम के निर्माण में 330 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें लगभग 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। ठीक है, आपको ये नहीं रटना है। ठीक है, सॉरी। उसके अलावा सम्मानित अतिथि देखिए, समारोह में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे प्रसिद्ध क्रिकेटर आए थे, जो कि ये काफ़ी खेल से ये लोग जुड़े हुए और काफ़ी नामी गिरामी हस्ती है। ठीक है, क्रिकेटर्स है। और देखिए अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह सहित बीसीसीआई अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, तो ये थे सम्मानित अतिथि। ठीक है, तो सम्मानित अतिथि आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री ने यूपी के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 17 किलोमीटर प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? यूपी के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर। ठीक है, और उन्होंने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ठीक है, जो भारत की पहली रैपिड रेल है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के खंड 2 जनता को समर्पित किए गए। ठीक है, और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता खंड साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। अगला है जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन। ठीक है, तो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन का उद्घाटन श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर किया। ठीक है, याद रखें कहाँ पर? श्रीनगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है, एक मिनट, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो देखिए पारदर्शी कांच से बनी छत और खिड़कियाँ, उसके बाद सीटों को रोटेशनल की सुविधा। ठीक है, यानी कि वो सीट रोटेट हो सकेगा, चार्जिंग पॉइंट, सेंसर आदि के साथ ये स्वचालित दरवाजे इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखिए विस्टोडाम कोच क्या है। तो देखिए इसके बारे में बताया गया है कि विस्टोडाम कोच का मतलब होता है गुंबद के आकार वाली ट्रेन से मनोरम दृश्यों को देखना। ठीक है, गुंबद के आकार का। ठीक है, और विस्टोडम कोच अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों के मनोरम दृश्यों का आनंद प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, और इस तरह की ट्रेनें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होती है। और इस कोच में अभी हमने देखा कि छत क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, चूंकि वो गुंबद आकार का होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये छत पारदर्शी है, और कुर्सियाँ 180 डिग्री में घूमती है। हमने देखा यहाँ पर, देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, हाँ, रोटेशनल की सुविधा भी है, सीट क्या होंगे? रोटेट भी हो सकेंगे, और इनमें बड़ी खिड़कियां लगाई जाती है ताकि ट्रेन में बैठे यात्री आसानी से खूबसूरत नज़ारों का क्या कर सके? दीदार कर सके। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है आपका देश की पहली अमृत भारत ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो अयोध्या से दिल्ली के बीच चलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन यहाँ पर हुआ, तो जो कहाँ से कहाँ चलेगी ये आपको ध्यान रखना है। ये चलेगी अयोध्या से दिल्ली के बीच। ठीक है, और वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर, ये आपको पता है वंदे भारत ट्रेन, तो इसी की तर्ज पर डिजाइन या देश की पहली पुल पुश ट्रेन है, जिसमें 2 इंजन लगे। ठीक है, इसमें दूसरा इंजन ट्रेन के आखिरी कोच के बाद लगाया गया है। ठीक है, इसके बारे में दिया गया डिटेल में। और इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार कितनी है? तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे, 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके उद्घाटन के बाद करीब 5 महीने तक इस ट्रेन को सामान्य तरीके से क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा, और इस दौरान तकनीकी समस्याओं पर भी नज़र रखकर उनका समाधान किया जाएगा। इसके बाद हर माह 20 से 30 अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएगी इसके बाद। ठीक है, और उनका संचालन देश के सभी रूटों पर क्या किया जाएगा? उसको किया जाएगा। ठीक है, और आने वाले समय में अमृत भारत ट्रेन में जनरल, स्लीपर, AC व सभी प्रकार के कोच होंगे। फिलहाल अभी अमृत भारत ट्रेन में सिर्फ जनरल और स्लीपर कोच है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हम देखेंगे रक्षा प्रतिरक्षा। ठीक है, उसके कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। चलिए, उसमें आप देखिए पहला टॉपिक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। ठीक है, तो देखिए भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात
क्या है, कौन सा है, INS अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी क्या नाम है, INS अरिहंत। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। यह परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, और इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कैसी मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और इसका निर्माण कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम स्थित किसमें, भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में किया गया है। ठीक है, और देखिए इसकी लंबाई कितनी, 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और विस्थापन जो है वो 6000 टन है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। और इसमें एक 7 ब्लेड वाला प्रोपेलर है जो दबाव युक्त जल रिएक्टर द्वारा संचालित होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए इसके यह सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे तथा पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चल सकती है। ठीक है, और ये इसके बारे में पूरा वो फैक्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये फैक्ट आप सारे याद रखेंगे। ठीक है, और यह टारपीडो, बारूदी सुरंगें और परमाणु हथियार ले जा सकती है और इस पर 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइलें क्या होगी, लगाई जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और विदित हो कि इसको भी आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स बनाकर जो मेन पॉइंट्स उसको लिख लेंगे। ठीक है, और विदित हो कि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इसे वर्ष 2018 में नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिए अभी आपने देखा ये INS अरिहंत, ये क्या है, दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और ये जो है आपका कहाँ गया, हाँ INS अरिहंत, ये जो है ये आपका पहला है जो 2018 में इसको नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण। ठीक है, तो ये जो अभ्यास आप देखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो आपको बस सिंपल पूछा जाएगा वरुण क्या है कि, या फिर वरुण जो है वो किसके बीच नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो जो जिसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो याद रखेंगे वरुण भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण में भाग लिया। ये भी ध्यान रखेंगे, P-8I विमान। ठीक है, और यह अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण था। इसका आयोजन 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भूमध्य सागर में किया गया। और याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे 2 से 4 सितंबर के मध्य भूमध्य सागर में। ठीक है, और यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1993 में ही की गई थी। ठीक है, 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2001 में इसका नाम क्या किया, वरुण कर दिया गया। ठीक है, और यह उन्नत सामरिक अभ्यास नौसैनिक के बीच बढ़ते तालमेल और आपसी सम्मान को दिखाता है। क्लियर है, चलिए अगला देखिए। अगला है गौरव। ठीक है, तो गौरव देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO। तो यहाँ पर DRDO ने उड़ीसा के तट पर वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ठीक है, और लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है, 1000 किलो है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसे हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यह लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें बता दें कि गौरव को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया है। बस को प्रक्षेपित करने के लिए हाइब्रिड नेविगेशन योजना और GPS डेटा के संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह अत्यधिक सटीक निशाने के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हम, सोनोबॉय। अगला टॉपिक है सोनोबॉय। यहाँ पर अमेरिका ने भारत की पनडुब्बी रोधी युद्धक सामग्री सोनोबॉय को बेचने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच पेंटागन में हुई व्यापक वार्ता के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 443 करोड़ रुपए यानी कि 5.28 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सौदे पर मुहर लगाई। और इससे समुद्र में भारत की ताकत क्या होगी, बढ़ेगी और चीन की साजिशों पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर नकेल कसा जाएगा। ठीक है, सोनाबॉय है क्या, देखिए अमेरिका भारत को ANSSQ, ठीक है, ANSSQ 53G और AASSQ 62F और AANSSQ 36 सोनोबॉय देगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, AANSSQ तो सब में है, तो याद रखेंगे 53G 62F। ठीक है,
53G, ठीक है, 62F और यहाँ पर 36, ठीक है। इसको सोनोबॉय देगा, ठीक है। और यह देखिए, यह तकनीक अधिक ऊंचाई से लेकर कम ऊंचाई तक अपने लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है और करीब 5 इंच की मोटाई, अच्छा करीब क्या दिया, शायद करीब होगा, ठीक है, करीब 5 इंच की मोटाई और 3 फुट की लंबाई वाले सोनोबॉय को हेलीकॉप्टर या युद्धपोत से पानी में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये इसका तरीका है कि किस तरह ये पानी में छोड़ा जाता है। और यह रेडियो ट्रांसमीटर व हाइड्रोफोन से लक्ष्य का अतिशीघ्र पता लगाता है और दुश्मनों की नज़र में नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। चलिए अगला देखिए हम, अगला है चीन और फिलीपींस के तटरक्षक जहाज़ों की टक्कर, ठीक है। तो देखिए 19 अगस्त 2024 को चीन और फिलीपींस के तटरक्षक जहाज समुद्र में सबीना शोल नामक क्षेत्र के निकट टकरा गए, ठीक है। तो कहाँ पर टकराए, सबीना शोल नामक क्षेत्र में। इससे 2 नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गई। सबीना शोल दक्षिण चीन सागर में पड़ने वाले देशों के बीच चिंताजनक रूप से बढ़ते क्षेत्रीय विवाद का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। और इसमें बता दें कि हादसे के बाद दोनों देशों में क्या हो गई है, तनातनी बढ़ गई है, किस, चीन और फिलीपींस के बीच में, ठीक है। चलिए अगला देखिए हम, अगला है टॉपिक स्टेबलाइज्ड गन। स्टेबलाइज्ड गन देखिए क्या है। भारतीय नौसेना के स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन बनाने का काम रक्षा मंत्रालय के DPSU कानपुर स्थित मुख्यालय एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को मिले ऑर्डर पर शुरू किया गया। तो इनको ये ऑर्डर मिला है, ठीक है। उसके बाद 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन का त्रिची समेत 3 आयुध निर्माणियों में उत्पादन शुरू हो चुका है। अब इसमें शहर की फील्ड गन फैक्ट्री समेत निजी उद्योगों को भी इसको भी सहयोग मिलेगा। और 5 सालों में कितना, तो 463 गन बनाने का ऑर्डर है, ठीक है। और करीब 2 किलोमीटर तक मार करने वाले इस हथियार में कितना 85% स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि ये पूर्णतः कैसे, तो ओवरऑल की ये स्वदेशी तकनीक ही इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि 85% है। और युद्धपोत में लगने वाली यह गन समुद्री सीमाओं में किसी भी घुसपैठ पर एक्टिव हो जाती है और अंधेरे में भी यह अचूके निशाना साधती है। कौन सा, स्टेबलाइज्ड गन, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला है स्वदेशी हल्का टैंक, ठीक है। कौन सा है, जोरावर, ठीक है। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े अनुसंधान संगठन DRDO ने गुजरात के हजीरा में, ठीक है, ये याद रखेंगे, गुजरात के हजीरा में स्वदेशी हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जोरावर, एक लाइन में पूछा जाएगा जोरावर क्या है, तो एक टैंक है, युद्धक टैंक है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे स्वदेशी हल्के युद्धक टैंक, उतना ना देकर आपको सिंपल याद रखना है कि जोरावर क्या है, एक युद्धक टैंक है, ठीक है। इसी का परीक्षण किया गया है, कहाँ पर, तो गुजरात के हजीरा में, क्लियर है। और इसकी समीक्षा DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत ने की, ठीक है। और सभी परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2027 तक इसे भारतीय सेना में क्या किया जाएगा, शामिल किए जाने की एक उम्मीद है, ठीक है। तो जोरावर क्या है, युद्धक टैंक, ठीक है, स्वदेशी हल्का टैंक। कहाँ पर ये किया जा रहा है, इसका परीक्षण किया जाएगा, तो गुजरात के हजीरा में, ठीक है, इसका परीक्षण किया, ठीक है। और इसमें बता दें कि हल्के टैंक जोरावर का वजन कितना है, 25 टन है। और यह पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका वजन याद रखेंगे, इसका वजन कितना है, 25 टन, ठीक है। और परीक्षण के लिए तैयार किया गया है और टैंक को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT के सहयोग से डिजाइन किया गया है, ये याद रखेंगे, ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, इनके सहयोग से। तो ये DRDO और LNT ने रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक लेते हुए टैंक में मानव रहित सतह वाहनों को एकीकृत किया है और संभवतः इसे पहाड़ी इलाकों में चीन के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा, क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला है हथियार प्रणाली स्कूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को भविष्योन्मुखी बल में बदलने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट स्थित वायुसेना थाना में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हुआ कहाँ पर, हैदराबाद के तेलंगाना के बेगमपेट में, ठीक है, वहाँ पर जो वायुसेना थाना, ठीक है, याद रखेंगे। और WSS का उद्देश्य नवगठित WS शाखा के अधिकारियों को समकालीन प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। तो ये मेनली ये प्रशिक्षण के लिए, ठीक है।
और इसमें बता दें कि नई शाखा में 4 धाराएं सुखोई 30 MKI C-13 जैसे हवाई प्लेटफॉर्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाई स्ट्रीम, दूर से संचालित विमानों को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम, और सतह से हवा और सतह से सतह पर हथियार प्रणाली के लिए मिशन कमांडर और ऑपरेटर, और अंतरिक्ष आधारित खुफिया और इमेजरी को संभालने के लिए इंटेलिजेंस स्ट्रीम होगी। ठीक है, तो इसको देखिए अलग अलग शाखाएं, तो आप इसको डिवाइड करके लिख लेंगे कि किसके लिए कौन सी शाखा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।